गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन सर क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइव बने। ठीक है, सभी लोग फटाफट से लाइव बनते जाएं और लाइव आते ही सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फटाफट से। ठीक है, सभी लोग लाइव बनते जाएं, सारे स्टूडेंट फटाफट से लाइव बने। कोई डाउट किसी का लास्ट क्लास तक का हो तो सबसे पहले वो पूछ लें। ठीक है, सभी लोग लाइव बनते जाएं और जहां पर भी कोई भी डाउट अगर है तो वो फटाफट से बताएं। अदरवाइज हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे हम लोग? चार्ज इक्वालिटी के इक्वेशन पर थे हम लोग। ठीक है, हमने प्रिंसिपल कहा था आवेश उदासीनीकरण का नियम। ठीक है, और नियम को देखते हुए क्या कहा था कि किसी भी अर्धचालक में जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही क्या होता है आपका ऋणात्मक आवेश भी होता है। ठीक है, तो यही बात हमने किस में देखी थी? अपने आवेश उदासीनीकरण के नियम में देखे थे। आवेश उदासीनीकरण का नियम, आवेश उदासीनीकरण में हमने ये बात कही भी थी कि जितना वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना धनात्मक आवेश होगा, उतना ही ऋणात्मक आवेश होगा। इस बात को अगर मैं अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए देखता भी हूँ, ठीक है, तो जैसे अगर मैं सबसे पहले आपसे कहूँ कि सबसे पहला सेमीकंडक्टर जो हम लोग पढ़े थे वो था आपका शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ जाएगी यहाँ से किसके लिए? प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, फिर दूसरे जो कल एक इक्वेशन भी लिखवाई थी वो किसके लिए लिखवाई थी? पी के लिए लिखाई थी, एन के लिए लिखाई थी? एन के लिए लिखाई थी। तो फिर दूसरा आ जाता आपका एन प्रकार अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक मिनट, हाँ ठीक है, इसको कुछ ऐसा ले लेते हैं। यहाँ से हमने क्या कहा था? जो दूसरा हमने देखा था वो था आपका एन प्रकार अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिंपल सी बात बस याद रखनी है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह से तीसरी जो बात हुई थी वो था आपका किसके लिए? पी प्रकार के अर्धचालक के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक, अब देखिएगा, हमने कहा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज कैसा होना चाहिए? इक्वल। अब सबसे पहले अगर मैं शुद्ध अर्धचालक की बात करता हूँ, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए अगर मैं देखता हूँ, तो हमें पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? होल्स भी होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ तो ऑटोमेटिक ये बात प्रूफ है कि जितना आपका नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स पर कैसा होता है? आपका पॉजिटिव होता है। अब एन टाइप की जब बारी आई थी, एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हमने देखा था, तो हमने कहा कि जब हम यहाँ पढ़े भी थे कि हमारे पास तीन टाइप के यहाँ पर चार्ज कैरियर थे। एक था आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक था आपका होल्स, और तीसरा आपका आयन आया था जिस प्रकार की आपने डोपिंग की थी उसके कारण। तो यहाँ कौन सा आया था? डोनर आयन आया था, एनडी आया था। ठीक है, अब हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। होल्स पर कैसा चार्ज होता है? धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और डोनर था, दे रहा था, तो इसका मतलब इस पर भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो इन्हीं बातों के रिस्पेक्टिवली जब हमने कहा कि चार्ज इक्वलिटी की इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो हमने कहा था टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव। तो टोटल पॉजिटिव हमने देखा कि पॉजिटिव क्या क्या है? होल्स हैं और डोनर हैं। तो हमने फटाफट से कहा कि टोटल पॉजिटिव इट मींस P प्लस एन डी। ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके? टोटल नेगेटिव के। अब हमने यहां से देखा कि नेगेटिव हमारे पास सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है, तो इसीलिए हमने कहा था कि P प्लस एन डी इज इक्वल टू एन। छोटी सी बात है और ऐसा भी नहीं है कि कुछ आपको रटना है, सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वही हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, इतना। फिर ऐसे ही बात किसके लिए निकल कर आई? सेम बात अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखते हैं। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करता हूं पी प्रकार के अर्धचालक के लिए, तो फटाफट से जोर जोर से बोलते रहें। इसमें पहला जो चार्ज कैरियर था वो आपका इलेक्ट्रॉन। भाई सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन और होल तो दोनों होंगे। ठीक है, तीसरी जो बात निकल कर आई थी इसमें डोपिंग के कारण वो था आपका आयन। कौन सा? एक्सेप्टर आयन। ठीक है,
चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल पर सेम वही कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम बात करते हैं एक्सेप्टर की तो इस पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फिर कहानी वही कि अगर हम चार्ज इक्वलिटी के प्रिंसिपल को लगाते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ध्यान से देखते रहें, ठीक है, इधर उधर की बातों पर और कमेंट्स पर ना जाएं, आप लोग स्क्रीन को देखते रहें। अब मैंने आपसे कहा कि टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव, तो सबसे पहले बात आई कि टोटल नेगेटिव यहाँ पर दो हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है और क्या आपका एक्सेप्टर भी है। तो इसका मतलब मैं पहले यहाँ पर टोटल नेगेटिव लिख लेता हूँ n प्लस Na, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ से अगर मैं कहता हूँ तो मैंने क्या कहा था कि टोटल किसके होना चाहिए, पॉजिटिव के, तो पॉजिटिव सिंगल है, कौन है आपका, होल्स है, तो ये आ गया आपका P। तो ये बन गई आपकी चार्ज इक्वलिटी की इक्वेशन। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हो गई। फिर दूसरी वाली आपकी किसके लिए है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, और तीसरी किसके लिए आपकी, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, उधर का मौसम सही है ना, लिख लें फटाफट से। इतना सही है, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा, ये आप लोगों का हो गया चार्ज इक्वलिटी की बात, आवेश उदासीनीकरण की बात। ठीक है, सिंपल सी बात हमने क्या कही कि आपको जो बात दिमाग में याद रखनी है, बार बार चीजों को बोलते रहें जब तक दिमाग में छप ना जाए, कि क्या कहा कि किसी भी अर्धचालक में जितना धनात्मक आवेश होगा हमेशा उतना ही क्या होगा, आपका ऋणात्मक आवेश भी होगा। इंट्रिंसिक में देखा तो हमने देखा N इक्वल टू P, एक्सट्रिंसिक में P, सबसे पहले N टाइप में देखा तो फिर निकल कर आया आप लोगों का P प्लस एन डी इज इक्वल टू एन। और ऐसे ही जब हम बात करते हैं किसकी, P टाइप की, तो ये निकल कर आता है N प्लस एन ए इज इक्वल टू P। इतना सही है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और साथ के साथ चीज़ों को लिखना स्टार्ट जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी क्लास चल रही है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछता है उन सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। लिख लिया इतना, ठीक, नहीं लिखा, जहां पर ना समझ आए सिर्फ उस बात के लिए कमेंट बॉक्स पर आप लोग जाएं, अदरवाइज कोशिश करें कि आप लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में जाएं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आप अपने जो लिखने में है और जो समझने में है वहां पर दें। हो गया, हाँ, एन का मतलब आपका चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन और ए मतलब आपका एक्सेप्टर, ठीक है। यहाँ एन का मतलब चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन और डी का मतलब डोनर। हो गया, लिख लिया सबने, ठीक है। टोटल धनात्मक इज इक्वल टू टोटल ऋणात्मक, सिंपल सी बात याद रखनी है बस। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं से एक छोटी सी बात और आती है, कई बार आपको छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देता है क्योंकि, ठीक है। तो टॉपिक लिखिएगा मास एक्शन लॉ, सुना है, क्या होता है, ठीक है। मास एक्शन लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ हद तक सही कहा है, ठीक है। अभी देखिएगा वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। मास एक्शन लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो मास एक्शन लॉ ने क्या कहा था आपका, ठीक है, ये नियम क्या कहता है, मास एक्शन नियम क्या कहता है आप लोगों का, कि किसी भी अर्धचालक के लिए, ठीक है, ध्यान से लिखें कि किसी भी अर्धचालक के लिए, वो एन टाइप हो, वो पी टाइप हो, वो इंट्रिंसिक हो, कोई भी, ठीक है, तो किसी भी अर्धचालक के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा भी साथ के साथ,
किसी भी अर्धचालक के लिए, किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन, नहीं, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन की सांद्रता आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन व होल्स की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन व होल्स की कंसंट्रेशन कहिए या सांद्रता कहिए, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन और होल्स की कंसंट्रेशन का गुणनफल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा का गुणनफल सदैव क्या होता है, हाँ, सदैव एक कांस्टेंट या एक नियतांक के बराबर होता है, या सदैव नियत होता है। इसको ऐसे लिख देते हैं कि दोनों के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन जो होता है हमेशा वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, नियत होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट चाहें तो लिख सकते हैं कि फॉर एनी सेमीकंडक्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। क्या कहा कि किसी भी अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन व होल्स की कंसंट्रेशन का गुणनफल हमेशा कैसे होगा, नियत होगा, ठीक है। अब यहीं से अगली बात आती है, इसी के आगे अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो इसी से आगे निकल कर आता है और यह नियतांक, ठीक है, यहीं से कहते हैं और यह नियतांक, ठीक है, और यह नियतांक किससे प्रदर्शित होता है आपका, यह नियतांक ni स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है या प्रदर्शित होता है, ठीक है, यह नियतांक किससे होता है आपका, ni स्क्वायर से प्रदर्शित होता है, ठीक है। अभी बताते हैं ni क्या होता है आपका, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा, यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए कि किसी भी अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन, तो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को लिखते थे स्मॉल n से, ठीक है। वह आगे क्या कहा कि होल्स की सांद्रता या होल्स की कंसंट्रेशन, तो होल्स की कंसंट्रेशन को कैसे लिखते थे, स्मॉल p से लिखते थे। तो n और p का गुणनफल जो होता है वो हमेशा कैसे होता है आपका, कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ni स्क्वायर से, ठीक है। ये कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है आपका, ni स्क्वायर से प्रदर्शित होता है या ni स्क्वायर से लिखा जाता है, ठीक। स्मॉल n और स्मॉल p हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होती है और दूसरा आपका प्रोटॉन नहीं, होल्स की, ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है, और एक आप लोगों का किसकी है, होल्स की कंसंट्रेशन है। अब बात आती है कि सर ये ni क्या है, ठीक है, तो I से हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, स्टार्टिंग के दौर में ही पढ़ा था, सबसे पहला अर्धचालक जिसे हमने क्या कहा था, शुद्ध अर्धचालक कहा था, पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमने सबसे स्टार्टिंग में शुद्ध अर्धचालक देखा था, ठीक है। तो शुद्ध अर्धचालक को जब हम इंग्लिश में कहते हैं तो क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यही कहते हैं, ठीक है। तो n से हम आगे से देखते आए हैं, पहले से ही देखते आए हैं कि n आपका कंसंट्रेशन दिखाता है और I आप लोगों को यहाँ क्या दिखा रहा है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। तो इसका मतलब ni क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक के लिए, शुद्ध अर्धचालक के लिए चार्ज कैरियर या आवेश वाहकों की कंसंट्रेशन, आवेश वाहकों की या आवेश वाहक की कंसंट्रेशन, बात समझ आई, ठीक है। n आपकी कंसंट्रेशन, I हो गया आपका इंट्रिंसिक के लिए। तो ni क्या रिप्रेजेंट करता है आपके, यहां से अगर मैं इस बात को ऐसे भी कहूं कि हमारा जो ni है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके, अगर मैं ऐसे लिखता हूं सिर्फ ni की बात कर रहा हूं, तो शुद्ध अर्धचालक में कितने आवेश वाहक हैं या आवेश वाहकों की कंसंट्रेशन क्या है, उस बात को रिप्रेजेंट करता है कौन, आपका ni, सही है इतना। तो अब अगर मैं बात करूं मास एक्शन लॉ की,
तो मास एक्शन लॉ को अगर मैं गणितीय रूप में देखता हूं तो इसने क्या कहा था, ये तो आपका थियोरेटिकल था। इन्होंने बात कही थी कि किसी भी अर्धचालक के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन n व होल्स की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो हमेशा कैसे होगा, ni के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात अगर मैं शुद्ध अर्धचालक के लिए देखता हूं, ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक के केस में, प्योर सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग जानते हैं क्या होता है, n इज इक्वल टू पी होता है। ध्यान से समझेगा इस बात को। अब मैंने यहाँ ni लिखा और इस ni को क्या कहा मैंने कि शुद्ध अर्धचालकों के लिए क्या है, आपकी आवेश वाहकों की संख्या, यही है, या आवेश वाहक की कंसंट्रेशन। अब मुझे जब पता है कि किसी भी शुद्ध अर्धचालक की जब मैं बात करता हूं तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं। और मैं ni को भी क्या कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं। तो इसका मतलब किसी शुद्ध अर्धचालक के लिए अगर मैं देखूंगा तो n इज इक्वल टू भी ni है और p इज इक्वल टू भी ni ही है, क्योंकि ni ही हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शुद्ध अर्धचालक के लिए चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन को, जो कि हम n भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं और ni भी लिख सकते हैं। तो अब इसी बात को उठाकर यहां से अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो मैंने क्या कहा कि n इंटू पी अगर मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ni इंटू ni, यही तो कर रहा हूं भाई, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, इसीलिए आपका क्या बनकर आता है, ni स्क्वायर बनकर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ये जो आपका फॉर्मूला लिखा गया है ये आपके किसके लिए है, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए है, ये एक शुद्ध अर्धचालक के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए, आपका शुद्ध अर्धचालक के लिए फॉर्मूला है। क्लियर है इतना? जिसे ना समझ आया हो पूछ सकते हैं। प्रोटॉन के रूप में दिखा सकते हैं पर वो सेमीकंडक्टर में नहीं है अभी। ठीक है, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो हमें पता है कि इक्वल होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है ना, ये देखो हमने क्या कहा कि ni क्या आपका, अगर मैं ni की बात करता हूं तो ni क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शुद्ध अर्धचालक में चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन को। ठीक है, और मुझे पता है कि शुद्ध अर्धचालक, अगर मैंने कहा कि मैंने सबसे पहले ni ही लिखा कि शुद्ध अर्धचालक में, प्योर सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन होती है वो ni होती है। ठीक है, मुझे दूसरी बात ये भी पता है कि अभी तक मैं जितना पढ़ के आया हूँ कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर मैं आवेश वाहकों की कंसंट्रेशन देख रहा हूँ तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, होल्स। तो इसका मतलब अगर मुझे पूछे कोई कि प्योर सेमीकंडक्टर में कितनी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन है तो मैं कहूंगा कि 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या फिर कहूंगा 10 होल्स हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल्स होंगे। और यही बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसे मैं नॉर्मली ni से भी प्रदर्शित करता हूं कि अगर मैं ni लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन है या होल है, पर जितने, अगर आपने ni की वैल्यू कही कि ये 10 है तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट ये आ जाएगा कि 10 ही इलेक्ट्रॉन भी और 10 ही होल्स भी हैं। ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है और कुछ नहीं है। इसी बात को आप मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि ये n और p लिखने की जगह आप स्टैंडर्ड ni लिख दे रहे हैं, इससे दोनों चीजें साथ में आ गई सीधे। बात समझ आई? ठीक है, तो यही बात आपके मास एक्शन लॉ में निकल कर आई कि इलेक्ट्रॉन्स और किसके, होल्स के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखते रहें। ठीक है, जिन बातों की तरफ आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो बातें आज हैं, कल रहें ना रहें। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि जो बातें आगे आपको फायदा देने वाली हैं उन चीजों की तरफ आप ध्यान दें। तो मास एक्शन लॉ में सिंपल सी यही बात आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणनफल हमेशा कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। समझ आ गया सबको? आ गया? लिख लिया इतना? एक एक चीज को ध्यान से देखते रहें और अपने आप से पूरी कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आप माइंड में ये सेट करके चल रहे हो कि मैं घर जाकर देख लूंगा या रिवाइज कर लूंगा। पढ़ना भी यहीं पे है, रिवाइज भी यहीं पे करना है। जी सर।
क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन दे देगा, ठीक है, और एनआई भी दे देगा आपको, ठीक। तो या तो 3 पैरामीटर हैं, तीनों में से कोई भी 2 पैरामीटर आपको दे देगा और बाकी तीसरे को आपको पूछ देगा, ठीक है। अच्छा, एनआई के लिए एक और बात याद रखिएगा कि एनआई वैसे तो आपको गिवन करेगा, पर अगर गिवन नहीं करता है, ठीक है, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज भी हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एनआई की वैल्यूज की बात करता हूँ, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की, या शुद्ध अर्धचालक के लिए आवेश वाहकों की कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन ने गिवन किया तो वेल एंड गुड है, जो वो गिवन करेगा वही आप लोगों को यूज करना है। पर अगर गिवन नहीं किया तो फिर आपको वैल्यूज याद होनी जरूरी है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है, जैसे सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए एनआई का जो मान होता है वो होता है आपका 1.5 1.5 गुणे 10 की घात 10 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये होता है सिलिकॉन के लिए। और ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा कि जर्मेनियम के लिए, ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए यही वैल्यू कितनी होती है आपकी 2.5 गुणे 10 की घात 13 पर सेंटीमीटर क्यूब या प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर आपको ये वैल्यूज याद रखनी, और अगर गिवन की है तो हो सकता है कि ये वैल्यू ना दी हो, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर ने ये लिखा ही नहीं थी और एग्जामिनर ने दूसरी दे दी है। फिर वो जो वैल्यू देगा आपको उसी का प्रयोग करना है। इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ तब करना है अगर क्वेश्चन ने नहीं दी है वैल्यू, उसने आपसे कह दिया कि एक अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन दी हुई है, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता दी हुई है, और आपसे कहा कि अब होल्स की सांद्रता कितनी होगी। तो अगर शुद्ध अर्धचालक होगा तो फिर तो उतनी हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है, फिर तो हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि शुद्ध के लिए, प्योर के लिए हमें पता है कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। पर अगर उसने एन टाइप पी टाइप कहा है तो उस स्थिति में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि एन और पी में बराबर नहीं होती है। एन और पी में हमें पता है कि एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी कहने का मतलब क्या, उसके ज्यादा होने से। और पी की अगर मैं बात करता हूं तो पी में कौन ज्यादा होता है आपका, होल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसका करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे फटाफट से लिख लें आप लोग, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें। ये एनआई की स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया, लिख लिया इतना। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। क्वेश्चन है आपका, देखिएगा सॉरी, किसी, यहां से सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत टिपिकल नहीं देगा आपको बनाकर, किसी एन प्रकार के अर्धचालक के लिए, किसी एन प्रकार के अर्धचालक के लिए, ठीक है, किसी एन प्रकार के अर्धचालक के लिए, ठीक है, कि किसी एन प्रकार के अर्धचालक के लिए क्या गिवन आपका, होल्स की कंसंट्रेशन या होल्स की सांद्रता, ठीक है, किसी एन प्रकार के अर्धचालक के लिए होल्स की सांद्रता कितनी दी हुई है आपको, यहां इसने दिया 2 × 10 की पावर -3, ठीक है, 2 × 10 की पावर -2 कर लेते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, कि एक for any semiconductor या for a n type semiconductor the concentration of holes is equals to 2 × 10 की पावर -2। तो इस अर्धचालक के लिए, तो इस अर्धचालक के लिए, तो इस अर्धचालक के लिए, ठीक है, तो इस सेमीकंडक्टर के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहा है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों की सांद्रता कितनी होगी, अपने अपने से करना स्टार्ट कर दे। आवेश वाहकों की सांद्रता कितनी होगी, सांद्रता कितनी होगी, देखें जरा, ठीक है। प्रश्न ने आपको पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में आपका लिखा क्या है कि सेमीकंडक्टर किस टाइप का, आपका एन टाइप का है। एग्जाम में सबसे पहला काम कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैंने देखा सेमीकंडक्टर एन टाइप का है,
मुझे दिया क्या है, होल्स की सांद्रता दी हुई है, होल्स की कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। तो ये होल्स की कंसंट्रेशन है। अब मुझसे उसने पूछा क्या है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों की कंसंट्रेशन, कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन कितना होगा। अब सबसे पहली बात आप लोग करने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट, जरा अपने आप से करने की कोशिश करें। जी सर, कुछ कह रहे हैं? क्वेश्चन कैसे अधूरा है? होल्स दिया हुआ है, ठीक है, हाँ। जब भी वही बात है ना, यहां से बात निकल कर आती है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं किया उसने कि ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो हमेशा याद रखिएगा कि हम सिलिकॉन को यूज करते हैं, प्रैक्टिकली भी सिलिकॉन को यूज करते हैं, और अगर क्वेश्चन की भी बात कर रहे हैं तो हम सिलिकॉन को ही यूज करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन को ही प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसे ही हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगर कुछ नहीं कहा है, अगर कहा है, स्पेसिफाई किया है, तो फिर उसके हिसाब से लो, ठीक है। पर नहीं कहा है तो बाय डिफॉल्ट हमें सिलिकॉन लेकर चलना है। चलिए अब आगे बढ़िए, हो गया? कितना निकल रहा है? कितने? कितना आ रहा है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी जरा फटाफट से लिखें, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, हमेशा सिलिकॉन ही लेकर चलना है। अरे कोई तो आंसर दे दीजिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कोशिश जरूर करें। किसी का ना हुआ? 1.33 गुणे 10 से 10 घाते 8, 10 था 8 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नहीं हो रहा है तो साथ में देखते हैं। हमने सबसे पहले बात की कि हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, और फिर दूसरी बात देखते हैं कि उन दी हुई बातों को हम यूज कैसे कर सकते हैं। हमारे पास होल्स की कंसंट्रेशन गिवन थी, इसका मतलब मुझे स्मॉल p गिवन है। अभी देखते हैं अब, हाँ, 2 इंटू, बाकी अपना करते रहे, जो भी आंसर आएगा मैच करते हैं। 2 इंटू 10 की पावर -2 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होल्स की कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। मुझे पता है कि अगर मुझे किसी दूसरे चार्ज की कैरियर की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैं लगाता हूं क्या, मास एक्शन लॉ। मुझे पता है कि n इंटू पी इज इक्वल टू क्या होता है, ni का स्क्वायर होता है, सही है इतना। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर P गिवन है, Ni मेरा कांस्टेंट होता है, तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं, तो मैं तीसरी वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले वैल्यूज रखने स्टार्ट की, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मुझे निकालना क्या है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ इसने कहा है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक, इस बात को गौर कीजिएगा जरा, ठीक है। तो बहुसंख्यक की बात हुई तो आप फिर क्वेश्चन पर गए कि सेमीकंडक्टर कैसा है, एन प्रकार का है, और एन प्रकार के लिए अगर मैं बहुसंख्यक की बात कर रहा हूं तो N4 नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव है तो इसका मतलब मेजॉरिटी कौन होगा आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, स्मॉल एन निकालना है। तो मैंने यहां से कहा कि n इज इक्वल टू ni² और डिवाइड बाई p, यही तो बनेगा भाई, n यही रहा, p को नीचे भेज दिया, ठीक है। अब ni की वैल्यू रखी कितनी थी, सिलिकॉन के लिए अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो अभी लिखवाई थी कितनी थी आपकी, 1.5 गुणे 10 की घात 10 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम है ना, पर वॉल्यूम में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे अब यहां से मैं वैल्यू रखता हूं तो कितना बनेगा भाई, ये हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात 10 का स्क्वायर, इसे मत छोड़ देना, और डिवाइड बाई होल्स गिवन थे कितने, 2 गुणे 10 की घात -2। अब देखिए यहां से अगर मैं करता हूं इसे, तो सबसे पहले 1.5 का स्क्वायर, ये बनेगा 2.25 गुणे 10 की घात 10 का करोगे तो 10 की घात 20 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -2, ठीक है। 2.25 225 का अगर मैं आधा करता हूँ कितना बनेगा,
हाँ 112.5 बनेगा ना, ठीक है। ये बन जाएगा फिर आपका कितना 1.125। नहीं नहीं, नीचे माइनस है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाकर प्लस होगा तो 20 पहले से था, ये हो जाएगा 10 की घात 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आई? जिसे ना समझ आया हो तो उस बात को पूछे कि जहां पर नहीं समझ आया, ठीक है। हमें सिंपल सा गिवन था होल्स की कंसंट्रेशन। सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था ये गिवन था, ये गिवन था और ये हमें पता है, ये क्वेश्चन ने दिया नहीं, ये हमें पता था। फिर हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया अपने मास एक्शन लॉ से। मेरे पास दो पैरामीटर थे, तीसरा मुझे निकालना था, ठीक है। तो यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकाले, क्योंकि मुझे बहुसंख्यक पूछे थे। और एंट है ना 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 भाई साहब, ये एन है। एन जो होता है वो तो प्योर का है। एन मतलब कंसंट्रेशन, आई का मतलब इंट्रिंसिक, और इंट्रिंसिक मतलब प्योर, ठीक है। हम एन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ दोनों बराबर नहीं होते हैं। यहाँ जो बहुसंख्यक होता है वो कौन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को निकालना है, ठीक है। जो ज्यादा होगा, अगर इसने बहुसंख्यक पूछा था तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मैं ये पूछ दूं कि अल्पसंख्यक आवेशवाहक कितने हैं इसमें, या अल्पसंख्यक आवेशवाहक की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 इंटू 10⁻², ये दिया हुआ है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कई बार ऐसे भी कि मैं अगर सेकंड क्वेश्चन यहीं से ये कह देता कि अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की सांद्रता, ठीक है, या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन, अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की सांद्रता, आवेशवाहकों की सांद्रता, ठीक है। अगर मैं ये लेकर चलता आवेशवाहकों की सांद्रता, ठीक है, तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक अगर मैं लेकर चलता हूं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो मुझे पता है सेमीकंडक्टर एन टाइप का था। माइनॉरिटी कौन होता है, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो होल्स की कंसंट्रेशन तो मुझे क्वेश्चन नहीं गिवन की, मुझे कुछ नहीं निकालना था, डायरेक्टली दूसरा आंसर कितना होता, 2 इंटू 10⁻⁻² प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सही है। एक बार ध्यान से देख लें, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट, जहां पर नहीं समझ आ रहा अपनी कॉपी को देख लें एक बार ध्यान से, और नहीं समझ जहां पर आ रहा है वो पॉइंट पूछें, ठीक है। पावर भी चेंज होगा, तो पावर चेंज हुआ तो है, ठीक है। 10⁻⁻² तो था, सही तो है। 10⁻⁻² था, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा। तो 10⁻20 थी, 2 और आ गई तो 10⁻22 हो गई। 2.25 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये बन गया कितना 1.125। सही है इतना? क्या कह रहे हैं? इसमें हमारे पास होल्स गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। ये गिवन है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये निकालना था, सिंपल सी बात है, ये कांस्टेंट होता है। भाई सीधे ये देखो ना क्वेश्चन में कि होल्स गिवन है, ये अभी लिखवाया था पीछे, इससे ठीक पहले लिखवाया था ना कि एक नियतांक होता है, नियत होता है, तो ये तो कांस्टेंट है जिसके दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये एक गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कांस्टेंट हमें पता है कितना होता है, बस ये निकालना है, सिंपल सी बात, ठीक है। दो चीजें, एक चीज तो कांस्टेंट है जो हमें याद है, दूसरी चीज हमें क्वेश्चन दे रहा है, तीसरी हमें निकालनी है। तो पी प्रकार का देता तब भी आपको होल्स इलेक्ट्रॉन्स देता कुछ ना कुछ, तो जो देता वो रख देते हैं। हाँ बस माइनॉरिटी मेजॉरिटी चेंज होता, बाकी जो गिवन होता वो रखते हैं। हाँ सेमीकंडक्टर देगा आपको, नहीं नहीं, अगर सिर्फ या तो आपको शुद्ध अर्धचालक लिखेगा फिर, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर आपको देगा, ठीक है, या तो एन और पी लिख देगा, या तो ऐसे लिख सकता है वो सेमीकंडक्टर ना लिखे वो ये कह देगा कि कोई अर्धचालक आपका पेंटावैलेंट मिलाकर बनाया गया है, पंच संयोजी मिलाकर बनाया गया, वो इनडायरेक्ट लिख सकता है। तो हमारी समझ में आ गया कि पेंटावैलेंट है मतलब एन प्रकार है, ऐसे लिख सकता है, पर मतलब स्पेसिफाई करेगा, आपको पता साफ साफ चल रहा होगा कि कौन सा सेमीकंडक्टर। तीसरा वो ऐसे भी कह सकता है कि वो पेंटावैलेंट भी ना कह के, एन प्रकार भी ना कह के, वो आपसे कह देगा कि किसी अर्धचालक को आर्सेनिक को मिलाकर बनाया गया है। तो अब आपको मटेरियल पहचानना है कि किस ग्रुप का था,
पंच संयोजी था, पंच संयोजी मिलाया है मतलब कौन बनेगा, एन प्रकार बनेगा। तो ऐसे इनडायरेक्टली लिख सकता है, पर ये क्लियर होगा कि कौन सा सेमीकंडक्टर है, वो बात आपको पता चल रही होगी। सही है, इतना बढ़े आगे। अब इसी तरह से एक छोटी सी बात आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी पढ़े होंगे, ठीक है, वो है आपकी किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ फॉर मेटल कहिए या ओम्स लॉ नॉर्मली मैं कहता हूं, ठीक है, ओम्स लॉ कि ओम का नियम, ठीक है, चालकता के लिए ओम का नियम क्या था, हाँ क्या था, वो तो था ही, वो हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसे आप रखिए, ठीक है। एक ओम्स का लॉ होता, ओम्स लॉ होता आप लोगों का किसके लिए, चालकों के लिए, ठीक है। ये क्या कहता है, अगर मैं यहीं से कहूं भी कि किसी भी अर्धचालक या चालक के लिए, ठीक है, किसी भी चालक या अर्धचालक के लिए, किसी भी चालक या अर्धचालक के लिए, ठीक है, किसी भी सेमीकंडक्टर या कंडक्टर की बात कर रहा है, किसी भी चालक या अर्धचालक के लिए, ठीक है, क्या होता आपका, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी पढ़ी है, हाँ आप समझ जाए आप लोग। धारा घनत्व क्या होता है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। तो धारा घनत्व व या धारा घनत्व और इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व व वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, अब डी से करते हैं। देखिए धारा घनत्व को लिखते हैं J से, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये हो गया आपका E, क्या होता है E, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र E की बात आई, यहां से मैंने क्या कहा कि धारा घनत्व और इलेक्ट्रिक फील्ड E की बात कर रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो किसी भी चालक या अर्धचालक के लिए धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानुपाती, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है, इतना। तो क्या कहा आपको कि किसी भी सेमीकंडक्टर की या किसी भी कंडक्टर की बात की कि किसी भी कंडक्टर के लिए क्या होता आपका, या किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए करंट डेंसिटी, धारा घनत्व और किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है आपस में, वो कैसा होता है, एक दूसरे के डायरेक्टली कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। इसको लिखें जरा फटाफट से, ये आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे। हाँ अब यहां से निकल कर आएगा फिर आगे, ठीक है, क्योंकि यहां से ये फॉर्मूला आप लोगों को पूछता भी है, तो इसको बहुत ज्यादा, तो वो वाला ओम्स लॉ तो यहाँ लगाया भी नहीं है, जो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है वो लगाया भी नहीं है। ओम साइंटिस्ट थे, ठीक है, ओम जो थे वो साइंटिस्ट थे, एक नियम वो है तो एक नियम ये भी है, दोनों नियम उन्हीं के हैं तो उन्होंने अपने नाम पर रखे हैं, ये भी ओम का नियम है वो भी ओम का नियम था, ठीक है, वो वाला सेमीकंडक्टर पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इस बात को अब लिखता हूं तो बात क्या निकल कर आई है, किसने कहा कि करंट डेंसिटी, धारा घनत्व J प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E के। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो फिर कांस्टेंट लगकर आएगा, तो यहाँ कांस्टेंट लगकर आता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू
E, ठीक है। सिग्मा यहाँ पर क्या है, एक नियतांक का काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है, और इस कांस्टेंट को सिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका, चालकता होता है, कंडक्टिविटी होता है, जिसका फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, N इंटू क्यू इंटू म्यू, या फिर ऐसे देखा होगा कि N इंटू ई इंटू म्यू ऑफ N, ठीक है। इस तरह से देखा होगा, दोनों में से कोई एक फॉर्मेशन आप लोग देख चुके होंगे। अरे सही है, ठीक है। ये आप लोगों का कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। N हमें पता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है, Q आपका क्या है, चार्ज है, ठीक है, और म्यू आपका क्या था, मोबिलिटी था। स्टार्टिंग में बताया भी था कि म्यू क्या होता है आपका, मोबिलिटी होता है, गतिशीलता होता है। और मोबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी आवेशवाहक का मूव करने का एबिलिटी, कि वो कितनी तेजी से चल सकता है या कितनी तेजी से दौड़ सकता है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कौन, मोबिलिटी। लिखें इसे फटाफट से। हम लोग एक्चुअली जो बाय डिफॉल्ट लेकर चलते हैं वो कंडक्टर के हिसाब से लेकर चलते हैं, चालक के हिसाब से लेकर चलते हैं, और चालक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेर, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है देखिएगा। सबसे पहले सिग्मा की अगर मैं बात करता हूँ तो सिग्मा क्या था, चालकता था, जिसका मात्रक क्या होता है, हाँ, सेमन पर मीटर होता है, ठीक है। फिर अगली बात आई क्यू की। क्यू क्या आपका, क्यू कहिए या फिर ई कहिए, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका वैल्यू कितना होता है, हाँ, 1.6 गुणे 10 की घात ना, नहीं, -19 होती है, -19 कूलम, ठीक है। इसका मात्रक होता है कूलम। फिर अगली बात आई आपकी म्यू। म्यू क्या होता है आपका, हिंदी में कहेंगे तो गतिशीलता, और इंग्लिश में कहेंगे तो मोबिलिटी। और जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, मैंने तब भी कहा था कि इसका मात्रक अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है, क्या होता है इसका मात्रक, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। वेरी गुड, ये ऐसे ही चीजें याद जरूर रखनी है, ठीक है। ये ना सोचें कि मैं एग्जाम में निकाल लूंगा, निकाल लोगे पर उतना टाइम वेस्ट होगा, और हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, ताकि कई चीजें ऐसी होती है जो हमें सोचनी पड़ जाती, तो उनके लिए टाइम बचा रहे। सही है, इतना सारे पैरामीटर भी पता चल गए, फॉर्मूला भी पता चल गया। ये फॉर्मूला हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों सब्जेक्ट्स में यूज होता है, ठीक है। यहां से कंडक्टिविटी निकल गई, तो कंडक्टिविटी को रखकर भी आप इस फॉर्मूले को आप बना सकते हैं, बना लोगे, जी सर, हाँ हाँ, ये म्यू एन जैसे ये तो ई तो ठीक हो गया कि ई क्या होता है आपका, चार्ज भी लिखते हैं हम लोग, और ई से भी लिखते हैं, सीधे इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं। म्यू हमने कहा मोबिलिटी, ठीक है, और दूसरी जगह मैंने लिखा है म्यू एन, इसको लिखा है। तो म्यू एन लिखने का मतलब आप लोगों का कि एन किसके लिए होता था, एन टाइप के लिए, और एन टाइप में कौन होता था मेजोरिटी, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन होता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात अब रिप्रेजेंट कर रही है कि ये किसकी मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, ठीक है। पी लिखता तो किसकी हो जाती, होल्स की हो जाती, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी या गतिशीलता, समझ आया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम इलेक्ट्रॉन हमेशा इसलिए लेकर चलते हैं कि हमारे कंडक्टर में, हमारी वायर्स में, हमारा जितना भी कंडक्टिंग मीडिया होता है उसमें सिर्फ कौन फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन। होल सिर्फ, जैसे सेमीकंडक्टर में आप कहेंगे कि सर सेमीकंडक्टर में तो होल होता है, वो सिर्फ उसके अंदर फ्लो कर सकता है, बाहर नहीं आ सकता है। जहां आपने उसे वायर से जोड़ा वहां सिर्फ बाहर इलेक्ट्रॉन आता है, वो सिर्फ अंदर अंदर करंट को फ्लो करवाता है, बाहर वो जितनी भी करंट देगा वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही भेजेगा, सही है।
अच्छा, अब इनको मर्ज करने की बात कर रहा था मैं। इनको अगर हम लोग यहाँ से मर्ज करते हैं तो सिंपल कैसे हो जाएगा कि मुझे यहाँ से कंडक्टिविटी का, चालकता का फॉर्मूला पता चल गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी करंट डेंसिटी J का क्या फॉर्मूला होगा, तो मैं सिग्मा की जगह पर ये रख दूंगा, तो N इंटू क्यू इंटू म्यू, ठीक है, या N ई म्यू N लिख लो, ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E आ जाएगा। तो फॉर्मूले कई बार आपको पहचानने को एग्जाम में दे देता है, ठीक है। ई क्या क्या कह रहे, क्या कह रहे, कुछ कह रहे? हाँ, ये सिंपल ये है ना, ये बात कहो या ये कहो कि ये जो सिग्मा था इसकी जगह पर वैल्यू रख दिया, ठीक है, ये जो सिग्मा का मान था वो उठाकर यहाँ पर रख दिया, ये था ना सिग्मा एन इंटू क्यू इंटू म्यू, तो ये उठाकर यहाँ पर रख दिया, ई पहले से था, ठीक है। ध्यान से देखते रहे हर एक चीज को। क्लियर है इतना? ठीक है, ये जैसे वैल्यूज में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इनमें कंफ्यूज ना हो भाई, ठीक है, इन्हें याद रखें कि हम लोग छोटी क्लास से स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1.6 गुणे 10 की घात -19। हाँ, इसमें नॉर्मली फॉर्मूला ही पूछता है। न्यूमेरिकल अगर पूछ भी दिया छोटा सा तो आपको पैरामीटर देगा, जैसे क्यू है तो ये कांस्टेंट है, ये नहीं देगा, बाकी की चीजें आपको सब कुछ देगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको देगा। वैसे इतना बड़ा देगा नहीं नॉर्मली, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, आपको सिर्फ फॉर्मूला पहचानने को देगा। इतना ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़े आगे, लिख लें इसको फटाफट से। लगभग लगभग हम लोग जितना आप लोगों का सिलेबस प्रोवाइड किया गया था उस हिसाब से चीजें कवर अप कर चुके हैं, उससे कुछ ज्यादा ही लेकर चल रहे हैं पर उससे कम नहीं, ठीक है। अब इस चैप्टर का थोड़ा सा सीधे मैं एक तरह से समराइज करता हूं इसे, ठीक है। पीछे का मिक्स हो रहा है वो तो हो गई, जितना आगे बढ़ेंगे पीछे की चीजें मिक्स तो करते जाएंगी, ठीक है। इसीलिए मैं डेली कह रहा था कि चीजों को क्लास में समझते हुए चलें और अच्छे से बनाते हुए चलें। बढ़े आगे, अब इसको समराइज करते हैं फटाफट से, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले बात मैंने कही यहाँ पर कि पहली एक बात आई थी डोपिंग की, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा भी था कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि डोपिंग का चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, तो अब आपको याद रखना है कि डोपिंग करने से जो मेरा सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है, चालकता पर पड़ता है। और कैसा पड़ता है, जितनी मैं डोपिंग बढ़ाते जाऊंगा उतनी ही चालकता भी बढ़ते जाएगी, सही है इतना, ठीक है। अब यहीं से, ये तो मैंने डोपिंग की बात की, अब अगर मैं इसी तरह से आपसे कहता हूं तापमान का किस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन अगला बना आपका कि तापमान का किस पर इफेक्ट आएगा, तापमान का किस पर प्रभाव पड़ेगा, किस पर, रेजिस्टेंस पर पड़ता है, वो हमें पता है, ठीक है। वो भी कैसे, सेमीकंडक्टर के लिए अलग और आपके कंडक्टर के लिए अलग पड़ता है। तो तापमान का हमेशा याद रखें कि जो इफेक्ट आता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर आता है, ठीक है, ठीक। अब ये करते हैं इस बात को भी, तापमान का प्रभाव हमेशा किस पर आता है, माइनॉरिटी पर आता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों पर होता है, ठीक है, अल्पसंख्यक। ध्यान से सुने चीजों को, कोई चीज मिक्स नहीं होगी अगर कान और दिमाग दोनों खुले होंगे। तापमान का प्रभाव किस पर पड़ता है आपका, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों पर पड़ता है, ठीक है, आवेश वाहकों पर पड़ता है, ठीक है। और कैसा पड़ता है, जैसे डोपिंग बढ़ाने से चालकता बढ़ रही थी, सेम ऐसे ही हमेशा याद रखिएगा जितना टेम्परेचर बढ़ते जाता है, ठीक है, उतना ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी बढ़ते जाता है,
जितना आपका तापमान बढ़ते जाएगा उतने ही अल्पसंख्यक आवेश वाहक आपके बढ़ते जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उतना ही बढ़ते जाएगा आपका। ठीक है, और हमेशा एक और बात याद रखें कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का बढ़ना हमारी डिवाइस के लिए अच्छा नहीं होता है, ये एक गलत इफेक्ट है। ठीक है, क्या चीज? नहीं, लीकेज करंट के कारण नहीं होता है, इसके कारण लीकेज करंट आता है। ठीक है, इसीलिए ये खराब भी होता है क्योंकि इसके कारण वहां लीकेज करंट आने लगता है। ठीक है, तो दो बातें निकल कर आई कि डोपिंग बढ़ने से चालकता बढ़ती है और तापमान बढ़ने से आपका कौन बढ़ता है? माइनॉरिटी बढ़ता है। अब यहीं से बात आती है कि सर अगर माइनॉरिटी बढ़ाने से कौन बढ़ रहा है? वो तापमान बढ़ाने से माइनॉरिटी बढ़ रहा है, तो फिर मेजोरिटी किसके बढ़ाने से बढ़ता है? तो यहाँ ये भी बात याद रखें कि डोपिंग बढ़ाने से चालकता बढ़ती है, और वो सिर्फ इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर जितना आप ज्यादा डोपिंग करेंगे उतना ज्यादा मेजोरिटी चार्ज कैरियर बढ़ते जाएगा, बहुसंख्यक आवेश वाहक उतने बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब दो चीजें आपको याद रखनी है। कैसे रखनी है? कि तापमान बढ़ाने से माइनॉरिटी बढ़ता है, अल्पसंख्यक बढ़ता है, और जबकि डोपिंग बढ़ाने से कौन बढ़ता है? मेरा बहुसंख्यक बढ़ता है, मेजॉरिटी बढ़ता है। बात समझ आई? बार बार चीजों को बोलते रहे हैं कि डोपिंग से मेजॉरिटी ज्यादा वाला बढ़ेगा और तापमान से कम वाला बढ़ेगा, माइनॉरिटी बढ़ेगा। इतना क्लियर है? अरे समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो ये दो बात निकल कर आ गई कि मेजॉरिटी बढ़ता है डोपिंग से और माइनॉरिटी बढ़ता है तापमान से, टेम्परेचर से। दो क्वेश्चन आपके ये भी तैयार हो गए। चीजों को साथ के साथ ध्यान से समझते रहें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाद में मैं खुद पढ़ के कवर कर लूंगा, तो आप या तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हैं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। किस पर प्रभाव पड़ता है? पर इतना नहीं पड़ता है कि वो इसे हिला सके, मतलब इतना ज्यादा नहीं आता। एक बात बताइए कि अगर मैं दूध में 10 लीटर दूध और 1 गिलास पानी डाल दूं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा उस दूध में। और अगर 1 गिलास में अगर मैं 10 लीटर दूध डाल दूं तो उस पानी में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, वो दूध बन जाएगा। बात वही है कि यहाँ पर इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं है प्रभाव नहीं आता है, पर हम सिर्फ उसे लेकर चलते हैं जो ज्यादा प्रभावी है, जो हमें दिख रहा है साफ साफ। तो हमें साफ साफ दिखता है कि डोपिंग करने से हमें जो मेजर इफेक्ट दिखता है वो बहुसंख्यक पर दिखता है। ठीक है, मेजोरिटी पर दिखता है। और अगर हम तापमान को बढ़ा देते हैं तो हमारा इफेक्ट आता दोनों केसेस में दोनों पर है, पर तापमान बढ़ाने से जो हमें मेजर इफेक्ट दिखता है वो माइनॉरिटी पर दिखता है। तो हम कंसीडर उसे करके चलते हैं जिस पर ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, जो ज्यादा प्रभावी हो रहा है उस पर हम लोग या उसे हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, हाँ, इसका बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा उस बात को अब करते हैं। अब देखिएगा, दो बातें तो ऐसे निकल कर आ गई थी। अब बात आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से माइनॉरिटी बढ़ रहा है, तो ये माइनॉरिटी बढ़ना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही एक करंट फ्लो होती है जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट। तो किसी भी डिवाइस में आप नॉर्मली अगर घर में पाइपलाइन आ रही है और उसमें मैं ये कहूं कि इसमें कुछ लीकेज है बीच में, तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि जो पानी पीने का घर पर आना था कुछ तो क्या होने लगा? वेस्टेज होने लगा। सेम कहानी यहाँ भी है। अगर मैं ये कहता हूं कि इसके कारण कुछ लीकेज करंट आ रहा है, तो मतलब जो हमारी काम की करंट थी उसमें से कुछ चीज कटने लगी है, और अगर कटने लगी है तो इसका मतलब हमें पूरे पानी जैसे नहीं मिल रहा था वैसे पूरी करंट नहीं मिलेगी, और पूरी करंट नहीं मिलेगी तो पूरा पानी नहीं मिलेगा, तो जितना पानी पीना था उतना नहीं पीने को मिलेगा। तो सेम कहानी यहाँ भी हो जाएगी कि जितनी करंट चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाएगी, तो डिवाइस के ऑपरेशन में चेंज आने लगेगा खुद से, और वो चेंज ऐसे होगा कि हमें जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा। बात समझ आई? इतना लिख लिया है? ठीक है, तो अब इसी बात को आगे जोड़ते हुए चलता हूं। एक छोटी सी बात आती है जिसे हमने क्या कहा? लीकेज करंट कहा। ठीक है, क्या कहा? लीकेज करंट कहा।
ठीक है, तो इसी बात को आगे एक छोटी सी हेडिंग लिखिएगा, लीकेज करंट, ठीक है, या लीकेज धारा। तो लीकेज किसी भी डिवाइस में हो वो अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लीकेज होगा तो हमें पूरी चीज नहीं मिल पाएगी कभी भी। तो अब बात आई लीकेज करंट की। तो लीकेज करंट में सबसे पहली बात जो हम पीछे से नोट करते आ रहे हैं वो थी कि ये धारा किसके कारण होती है। पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि लीकेज करंट किसके कारण फ्लो होती है। लीकेज करंट इज ड्यू टू, तो ये धारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है। अल्पसंख्यक, ये धारा किसके कारण होती है, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, ठीक है, यह धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है, ठीक है, यह धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। कि ये जो करंट होती है, बार बार चीजों को जोर से बोलते जरूर हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो घर पर भी हैं आप भी बोलते रहें कि लीकेज करंट किसके कारण होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है। या इसी बात को मैं उल्टा कहूं कि वह धारा जो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, या वह धारा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो करती है, उस करंट को क्या कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहा कि लीकेज करंट किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, पहली बात। दूसरी बात अब निकल कर आती है, ठीक है, कि जितना ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा उतना ज्यादा लीकेज करंट होगा। तो अगला जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका, ठीक है, ऐसे न पूछकर वो पूछता आपका कि सिलिकॉन के लिए लीकेज करंट का मान किस रेंज में होता है, या जर्मेनियम के लिए लीकेज करंट का मान किस रेंज में होता है। लीकेज करंट को जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग लिखते हैं किससे, आई करंट, और नॉट मतलब आपका लीकेज। जीरो भी कह सकते हैं आप लोग कि जो करंट जीरो होना चाहिए था पर जीरो नहीं है। भाई हमारे घर में सप्लाई आ रही थी वो जीरो होनी चाहिए थी, लीकेज उसमें जीरो होना चाहिए था पर जीरो नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या कहा, इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, आई नॉट से, ठीक है। अरे बात समझ आई, ठीक। अब बात आती है इसके मान की, जो क्वेश्चन अगले पूछते हैं। तो क्वेश्चन अगला जो पूछता है इसके वैल्यूज को, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमने कहा कि सिलिकॉन के लिए कितना होता है, और फिर बात आई कि जर्मेनियम के लिए कितना होता है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आपको बहुत ज्यादा याद रखना नहीं है, ठीक है। हमने सबसे पहली बात याद रखी कि अल्पसंख्यक के कारण होती है, माइनॉरिटी के कारण होती है। दूसरी बात याद रखनी है कि लगभग कितनी होती है, तो ये आपकी, अगर मैं सिलिकॉन के लिए बात करता हूं तो ये लगभग आपका 10⁻⁹ एम्पियर, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं जर्मेनियम के लिए बात करता हूं तो 10⁻⁶ एम्पियर। और इसी बात को कई बार थ्योरेटिकली भी लिख कर दे देता है। कैसे दे देता है, वो आपसे कह देगा कि सिलिकॉन के लिए किस रेंज में होता है, भाई 10⁻⁹ कितना होता है, नैनो होता है, तो ये आ जाता आपका नैनो एम्पियर रेंज में, ठीक है। वो आपको ऐसे भी लिख कर दे सकता है सीधे, नैनो एम्पियर की रेंज में, नैनो एम्पियर रेंज में होता है, ठीक है। या फिर ऐसे ही 10⁻⁻⁶ कितना होता है, माइक्रो होता है, तो फिर आपको ऐसे भी कह सकता है कि माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में या माइक्रो एम्पियर रेंज में होता है। तो हमारे दो और क्वेश्चन तैयार हो गए। कैसे तैयार हुए कि सिलिकॉन के लिए लीकेज करंट नैनो एम्पियर रेंज में होता है, और जर्मेनियम के लिए लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर रेंज में होता है। तो मेरे साथ फिर से एक बार चीजों को रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले बात कही कि लीकेज करंट किसके कारण होता है, अल्पसंख्यकों के कारण होता है, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, पहली बात। फिर दूसरी बात आई आपकी कि सिलिकॉन के लिए कितनी होती है वैल्यू, 10⁻⁹ कहिए, या फिर 10⁻⁹ को हम क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं, तो नैनो एम्पियर आ गया। ऐसे अगर मैं जर्मेनियम के लिए बात कर रहा हूं तो ये आपका 10⁻⁻⁶ या फिर माइक्रो,
चलिए पहले यहां तक देख लीजिए, अगर यहां तक कोई डाउट है तो वो बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल सही बात विकास जी, अगला क्वेश्चन यही पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में पूछता है वो पूछता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में से किसके लिए लीकेज करंट ज्यादा होता है? जर्मेनियम के लिए। यहाँ तो 10 की पावर -9 है। किसके लिए होता है? नेगेटिव में पावर जितना ज्यादा होता है उतनी वैल्यू कम है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहीं से एक और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का बनकर आ गया कि किसके लिए ज्यादा होता है आपका? जर्मेनियम में लीकेज करंट ज्यादा होता है। तो एक और क्वेश्चन आपका निकल कर आ गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जर्मेनियम में लीकेज करंट या लीकेज धारा, जर्मेनियम में लीकेज धारा अधिक होती है, लीकेज धारा या लीकेज करंट ज्यादा या अधिक होती है। ठीक है, और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात अब यहीं से बताऊंगा, इसी को जोड़ते हुए एक एक सीढ़ी को जोड़ते हुए चलें, चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी समझ में आया कि माइनॉरिटी के कारण लीकेज करंट था, पहली बात। फिर दूसरी बात आई कि सिलिकॉन के लिए नैनो में और जर्मेनियम के लिए माइक्रो में था। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज को देखकर हमें समझ आया कि जर्मेनियम के लिए ज्यादा होता है लीकेज एज कंपेयर टू किसके? सिलिकॉन के। और हम एक बात बार बार कह रहे हैं, ठीक है, कि लीकेज हमेशा कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ठीक है, यह धारा आइडियली 0 होनी चाहिए। यह धारा हमेशा कैसी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। यह धारा हमेशा कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, कि ये जो करंट है आपकी वो कैसी होनी चाहिए? आपकी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और आइडियली अगर आप कहेंगे, आप यहां पर लिख भी सकते हैं कि आदर्श रूप से, ठीक है, अगर आप आइडियली कहेंगे, आदर्श रूप से कहेंगे, आपको पूछा कि आइडियली लीकेज करंट कितना होना चाहिए, तो I0 कितना होना चाहिए आपका? 0 एम्पियर होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आइडियली कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। आदर्श रूप से हमेशा लीकेज कितना होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए। किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो पूछें जरूर, चुप ना रहें। चुप रहने से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपका डाउट वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, क्योंकि चीजें एक दूसरे से जुड़ते हुए चल रही हैं। भाई पीछे देखो हमने क्या कहा? टेम्परेचर बढ़ाने से माइनॉरिटी बढ़ता है। फिर हमने माइनॉरिटी को ही पकड़कर आगे लाया कि माइनॉरिटी बढ़ने से क्या बढ़ता है? लीकेज बढ़ता है। और लीकेज में फिर हम आगे बढ़े कि सिलिकॉन के लिए नैनो और जर्मेनियम के लिए माइक्रो में होता है। और यहीं से हम आगे बढ़े, दोनों को कंपेयर किया तो हमारी समझ में बात आई कि जर्मेनियम में ज्यादा लीकेज होता है। और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि लीकेज कम से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब जर्मेनियम में अगर लीकेज ज्यादा है तो ये एक जर्मेनियम की बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, तो यहां से बात निकलकर आ गई दो तरह से, या तो मैं जर्मेनियम की कमी कहूं या तो सिलिकॉन की अच्छाई कहूं। ठीक है, तो ये एक सिलिकॉन का एडवांटेज है। अगर मैं इस बात को यहां से देखिएगा, सिलिकॉन के लिए अगर मैं इस बात को देख रहा हूं तो सिलिकॉन के लिए लीकेज करंट या आपकी I0 जो है ये कैसा है? कम है। ठीक है, और जर्मेनियम के लिए मैंने कैसे कहा कि जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू कैसी है? ज्यादा है। अरे सही है। ठीक है, तो जिसके लिए कम है और हम बार बार कह भी रहे हैं कि ये कम ही होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका एडवांटेज है कि ये एक सिलिकॉन का फायदा है कि सिलिकॉन में लीकेज कम आता है। ठीक है, और जर्मेनियम में अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये जर्मेनियम की एक क्या है? डिसएडवांटेज है, इसकी एक कमी है। बात समझ आई? अरे सही है इतना? एक साथ ही लिखवाएं। ठीक है, हम लोगों का दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है? तुम्हारा हाथ कॉपी के नीचे नहीं चलता है या दिमाग नहीं चलता है। जो बात ऊपर लिखी है तुम नीचे लिख दो। भाई लिखने से मतलब है चीज समझ आने से मतलब है। ऊपर लिखो नीचे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर टेम्परेचर बढ़ाने से
एक मिनट भैया, सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस बढ़ती है, किसने कहा? आइडियली जीरो होता नहीं है, हम अगर सिर्फ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं, थ्योरेटिकली जब क्वेश्चन पूछता है सिर्फ तब कह सकते हैं। अगर आप डिवाइस की बात कर रहे हो प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई भी डिवाइस बना पाना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है इलेक्ट्रिकल का है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसमें लीकेज जीरो कर दें। किसी भी डिवाइस में प्रैक्टिकली लीकेज जीरो हो ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें। ठीक है, चीजों को नोट डाउन जरूर करते रहें ध्यान से। लिख लिया? हो गया? इतना समझ आ गया कि सिलिकॉन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर लीकेज कम होता है, और जर्मेनियम की एक बहुत बड़ी कमी ये है कि इसमें लीकेज ज्यादा होता है। और एक कारण ये भी है कि हम जर्मेनियम को यूज नहीं करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम किसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा हम सिलिकॉन को यूज करते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि सिलिकॉन के केस में लीकेज कम होता है। ठीक है, अच्छा यहीं से आगे बढ़ते हैं, एक और चीज लिखते हैं फिर। इतना क्लियर है? इट इज ऑल्सो नोन एज सैचुरेशन करंट, बिल्कुल, इसे सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। वो बात आगे आ जाएगी, उसकी टेंशन ना लें। लिख लिया इतना? चलें आगे। तो ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कहानी स्टार्ट हुई थी कि डोपिंग बढ़ाने से मेजोरिटी बढ़ता है, और मेजोरिटी बढ़ता है तो चालकता बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से माइनॉरिटी बढ़ता है, माइनॉरिटी बढ़ता है तो लीकेज बढ़ता है। ठीक है इतना? अब लीकेज के फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पर बात आई। अब थोड़ा सा फिर से रिवर्स होते हैं कि हमने कहा कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से माइनॉरिटी बढ़ता है, और इसके रिजल्टेंट अब आप लेकर चले हैं कहां पर कि माइनॉरिटी बढ़ता है तो इसका मतलब लीकेज बढ़ता है। चलिए अब इस बात को पकड़कर चलते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कहा था कि तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है, यहां टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से हमने देखा कि माइनॉरिटी बढ़ा, अल्पसंख्यक आवेश वाहक बढ़े। ठीक है, माइनॉरिटी बढ़ा। अब माइनॉरिटी बढ़ने से कौन बढ़ा? लीकेज करंट बढ़ा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, यहां से अगर हम बात भी करते हैं कि माइनॉरिटी बढ़ने से लीकेज बढ़ा, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लीकेज करंट बढ़ा। सही है इतना? ये लीकेज करंट बढ़ा। तो कुल मिलाकर अगर मैं ओवरऑल कहूं तो अब मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ता है? लीकेज बढ़ता है। माइनॉरिटी तो हम समझ चुके थे। ठीक है, अगर मैं शॉर्टकट अब डायरेक्टली कहूं, ओवरऑल कहूं, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि तापमान बढ़ने पर लीकेज करंट बढ़ता है। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हमारी डिवाइस में लीकेज भी होगा। सही है इतना? जो बातों को हम एक के बाद एक लेकर चले थे, अब हमने क्या कहा? एक ही जगह इस बात को मर्ज कर दिया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज भी बढ़ेगा। इतनी बात ठीक है? अब अगली बात आती है कि सर कितना टेम्परेचर बढ़ने से कितना लीकेज बढ़ेगा? अगला क्वेश्चन यही आता है। तो अब यहीं से इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या कहा कि हमारा ओवरऑल जो अभी तक हम पूरा पढ़कर आए, हमारे समझ में आ गया कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, कुछ हम बढ़ाते हैं और कुछ ऑटोमेटिक बढ़ता भी है, तो इसके बढ़ने से सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है किस पर? लीकेज करंट पर। और कैसा प्रभाव आ रहा है कि ये भी बढ़ते जाता है। अब अगला क्वेश्चन तैयार होता है कि सर कितना बढ़ेगा? तो हमने क्या कहा यहां से कि अगर आपका टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, डिग्री सेल्सियस में चलता है यहां पर, ठीक है, कि अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो जो आपकी लीकेज करंट है, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? 7% बढ़ जाएगी। ध्यान से समझें क्या कहा
कि लीकेज अगर आपने तापमान या आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो लीकेज कितना बढ़ेगा? 7%। जितना लीकेज पहले था उससे 7% लीकेज अब और ज्यादा हो जाएगा। बात समझ आई कि पहले अगर 100 माइक्रो एम्पियर का लीकेज करंट जा रहा था तो अब कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा, 7 और उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर, प्रत्येक कहने का मतलब हर 10 डिग्री सेल्सियस पर है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर, ठीक है, कि बार बार जैसे पहले 10 था फिर 20 हुआ फिर 30 हुआ, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर, तो सिर्फ इसी सीरीज में नहीं, कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है जैसे पहले 13 था फिर 23 हुआ फिर 33 हुआ फिर 43 हुआ, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर जो आपका लीकेज करंट होगा, ठीक है, वो आपके नहीं, अरे हाँ हाँ डबल हो जाएगा, पिछली लीकेज करंट का, पिछली लीकेज करंट का 2 गुना हो जाएगा, पिछली लीकेज करंट का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट यहाँ से कि जितना आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना लीकेज बढ़ रहा था। अब कैसे बढ़ रहा है उस बात पर आते हैं कि किस रेशियो में बढ़ रहा है। आपने क्या कहा कि सर अगर सिर्फ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो फिर तो बात खत्म, कि सिर्फ जितनी पहली वैल्यू थी लीकेज की उससे 7% बढ़ जाएगा। दूसरी बात हमने कही कि हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर, ठीक है, जितना पहले वैल्यू था उसका बिल्कुल कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। उसका क्या चीज? ना ना, तो ये 7 इसका पिछला थोड़ी है, ये तो 7 अलग केस है, ये तो 1 डिग्री सेल्सियस वाला केस था, ये पहले लीकेज करंट थोड़ी है। ठीक है, ये तो परसेंटेज है और वो भी किसका? जो पहले लीकेज करंट था। दोनों केसेस अलग अलग हैं। ठीक है, पहले केस में हमने 1 डिग्री सेल्सियस की बात की है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से क्या इफेक्ट आया, ठीक है, और दूसरे केस में हम क्या कह रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से क्या इफेक्ट आया। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है। ठीक है, कि आप ये कहें कि पहले 7% था, पहले 7% नहीं था। ठीक है, वो अलग कहानी है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता तो फिर लीकेज कैसा होता। इसका एक एग्जांपल समझाते हैं कि कहने का मतलब क्या है। ये ठीक है इतना? तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि लीकेज से माइनॉरिटी बढ़ता है और माइनॉरिटी से वो टेम्परेचर से लीकेज बढ़ता है, और वो टेम्परेचर से माइनॉरिटी बढ़ता है और माइनॉरिटी से लीकेज बढ़ता है। दूसरी बात क्या निकल कर आई कि कितना बढ़ता है? एक है? देखो इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इतना लिख लिया? तो इतना लिख लें पहले, फिर एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर माइनॉरिटी है क्या? इलेक्ट्रॉन या होल, वो कुछ भी हो सकता है। एन टाइप होगा तो वो होल होगा, पी टाइप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन होगा, वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, भाई एन टाइप होगा तो माइनॉरिटी ऑटोमेटिक कौन हो जाएगा? होल हो जाएगा, और पी टाइप होगा तो माइनॉरिटी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। गर्मी लग रही? लिख लिया इतना? क्या चीज? नहीं नहीं, कुछ और होगा।
14 डिग्री का रिलेशन नहीं है, दो ही है, ठीक है, दो ही रिलेशन है। हाँ कोई क्वेश्चन स्पेसिफाइड अलग होगा वो अलग बात है। अगर आप कंडीशंस पर जाएंगे तो सिर्फ दो ही कंडीशन है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर आपका, जो हम लोग थियोरेटिकली लेकर चलते हैं, बाकी तो फिर प्रैक्टिकली है कि प्रैक्टिकली तो हम हर वैल्यू पर जा सकते हैं, हर एक वैल्यू को चेक कर सकते हैं। थियोरेटिकली देखोगे तो आपके दो ही वैल्यूज हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना 7% बढ़ेगा और हर 10 डिग्री सेल्सियस पर आपका दुगना हो जाएगा। है क्या कह रहे हैं? वो दिया होगा आपको, ठीक है। अगर वैल्यू पूछ रहा होगा तो दिया होगा, और थियोरेटिकली पूछेगा तो फिर नॉर्मल पूछ देगा कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर क्या इफेक्ट आता है, 10 डिग्री बढ़ने पर क्या इफेक्ट आता है। और थियोरेटिकली ऐसे भी कह सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या इफेक्ट आता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर घटने पर घट जाएगा, ठीक है। देखें जैसे एक छोटे से क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कि जब टेम्परेचर या जब तापमान आपका कितना था, 33 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, तो उस समय पर जो हमारा लीकेज करंट था वो कितना था, 4 माइक्रो एम्पियर था। सही है? इतना ध्यान से सुने कि एक अर्धचालक के लिए 33 डिग्री सेल्सियस पर लीकेज करंट का मान 4 माइक्रो एम्पियर है। तो यदि तापमान बढ़कर 43 डिग्री से 53 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, अब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 53 हो चुका है, तो लीकेज करंट का मान कितना होगा? कितना होगा? 16 होगा। तो दोगुना कितना होगा? नहीं समझे क्या कह रहे हैं भाई? यहां से देखो हमारा टेम्परेचर कितना है, अब ध्यान से समझना, जो बात लिखाई थी थ्योरेटिकली वो कैसे थी कि 33 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, लीकेज था कितना, 4 माइक्रो एम्पियर। मैंने कहा था कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ने पर दुगना होता है। 33 से 10 बढ़ाओ जरा, 44 नहीं 43, 43 डिग्री सेल्सियस हुआ भाई, 10 बढ़ा तो 43 हुआ। और हमने क्या कहा था कि 10 बढ़ते ही दुगना, पहले कितना था, 4 था, तो 4 का दुगना कितना होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब अब लीकेज 8 माइक्रो एम्पियर होगा। इतना ठीक है। अब आप और टेम्परेचर को बढ़ाए, आपने क्या कहा यहां से कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा, तो 43 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 होगा। और मैंने क्या कहा था, मैंने इसीलिए बात साफ साफ लिखी थी कि पिछली, अब पिछली इससे पहले क्या थी, 8 थी, तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16, तो 16 माइक्रो एम्पियर आंसर आ जाएगा। समझे? ठीक है, तो बस यही बात आपको थियोरेटिकली भी लिखवाई थी। आपको पिछली वैल्यू देखनी है, पिछले का मतलब शुरुआती वैल्यू नहीं है। अगर शुरुआती देखनी होती तो मैं शुरुआती कहता या इनिशियल कहता। मैंने साफ साफ यहां पर लिखा भी कि कौन सी वैल्यू देखनी है, पिछली वैल्यू देखनी है, ठीक है। जी सर, 35 होता तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर जे या ए लेवल पर होता तो मैं तुरंत बता देता कि वो कैसे कैलकुलेट करना है। आप लोगों को पूछेगा ही नहीं 35 का, क्योंकि वो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, वो फंस जाएगा सीधे, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्टली रेशियो ही ऐसा देगा कि या तो 1 डिग्री सेल्सियस का होगा या 10-10 का होगा, ठीक है। किससे? तो निकालो जरा। नहीं नहीं, अब एक बात, हाँ अगर रेंज कम होगी तो निकाल सकते हो। अगर 33 के बाद मैं आपसे ये कहूं कि 41 पर बताओ, तो 1 घंटा तो आप यही लगाओगे, लगेगा। हाँ 7% तब लग सकता है, वो बात मैं भी कह रहा हूँ कि एक एक के गैप पे दे दे, जैसे 33 की जगह कह दे आपसे 35, ज्यादा से ज्यादा इतना, वैसे इतना पहुंचने में भी टाइम लगेगा। कैसा लगेगा आप देखो ना कि 33 पे अगर मैं नॉर्मल लेके चलता हूँ, चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन को उतार तब लीजिएगा पिछले वाला, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वेरी कर देता हूं। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन क्या था, 33 डिग्री सेल्सियस था पहला, और इस पर लीकेज कितना था, 4 माइक्रो एम्पियर था। आप कह रहे हैं कि सर 35 पर निकालना अगर हमें, यही कह रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कितना हो जाता है, 7%। तो 33 से 34 गए, तो
पहले आप क्या करोगे, अब 4 का 7% निकालो, निकालो ना, निकालोगे, अरे निकालोगे, ठीक है। और फिर ये 7% बढ़ना है, मतलब इसको फिर जोड़ना भी है 4 के साथ, ठीक है। तो पहले तो गारंटी दे रहा हूं मैं कि 2 से 3 मिनट यहां गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा कि सर हमें 34 नहीं निकालना, हमें निकालना था 35, ठीक है। तो तब मैं आपसे क्या कहूंगा कि अच्छा ठीक है, अब पहले वैल्यू थी ये, अब निकालो इसका फिर पहले 7%, और फिर इतना ही नहीं, इस 7% के साथ इसी को जोड़ना भी है। तो आपको क्वेश्चन नहीं देगा ऐसा, इस बात की गारंटी है कि कभी नहीं देगा, कैलकुलेटर नहीं देगा ना पेपर में, मुद्दा ये, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कितना, 10% का, या फिर इसमें सिर्फ रिलेशन पूछेगा, तब भी टाइम लगेगा। कर सकते हो आप, करने को आप 41 तक निकाल सकते हो, पर टाइम लगेगा। एक पूछ सकता है क्योंकि आसानी से निकाल सकते हैं आप, 7% निकाला और ऐड कर दिया। 33 से 34 पूछ सकता है, तो उसका 7% निकालिए, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए, 4.28 हो जाएगा, ठीक है। एक के डिफरेंस पर पूछ सकता है, ज्यादा पूछेगा तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और उतना टाइम पेपर में आपके पास नहीं देता है। एग्जामिनेशन पेपर बनाने वाला पूरी चीजें सोच के चलता है, समझ रहे हैं, ठीक है इतना, ठीक है। बाकी 10 पर तो आपको पता है कि दोगुना करना वो आप आराम से कर सकते हैं, क्लियर है इतना। चलिए अगले चैप्टर पर अब बढ़ते हैं, ये था आपका सेमीकंडक्टर तक का भी, ठीक है। अगला आता अब आपका जंक्शन डायोड, जिसे हम क्या कहते हैं, संधि डायोड कहते हैं, ठीक है, जंक्शन डायोड। अगला चैप्टर है जंक्शन डायोड, या जिसे हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर लिखिएगा, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड। अब लग गया होगा ना कंफ्यूजन होने, अभी तो स्टार्टिंग है। अगर चीजों को बार बार देखते नहीं रहेंगे, सुनेंगे नहीं ध्यान से, तो अभी तो स्टार्ट है, धीरे धीरे चीजों के बढ़ने के साथ डाउट्स भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए चीजों को समझते हुए चलें, इस गलतफहमी में ना रहें कि बाद में आप आराम से घर जाकर पढ़ सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा हो जाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो पाए, तो इसलिए कोशिश करें कि सारे डाउट यहीं क्लियर कर लें, ठीक है। अब बात आती है जंक्शन डायोड की या पीएन जंक्शन डायोड की। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, पी एन संधि डायोड या पी एन जंक्शन डायोड। तो मेरे दिमाग में, मैंने इलेक्ट्रिकल में, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है कि जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारी करंट मिल रही होती है, या तो आ रही होंगी या तो जा रही होंगी। तो इसका मतलब मीटिंग पॉइंट मेरे दिमाग में आता है कि जहां पर करंट्स मिल रही है। अब अगर मैं यहां कह रहा हूं कि पी एन जंक्शन डायोड, तो इसका मतलब जहां पर पी और एन मिल रहा होगा, और पी और एन क्या हमारे सेमीकंडक्टर हैं, तो ऐसा पॉइंट जहां पर पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहा होगा उसे क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। और इसे डायोड कहा क्यों, क्योंकि पी में मेजॉरिटी था होल्स जो धनात्मक होता है, एन में मेजॉरिटी था इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक होता है। इसका मतलब दो टाइप के इलेक्ट्रोड बनेंगे एक तरह से, भाई एक धनात्मक वाला और एक ऋणात्मक वाला, तो दो थे, तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा, डायोड कहा। तो अब इसी बात को मैं आपको बनाकर अगर कहता हूं, बनाकर अगर दिखाता हूं, ठीक है, कि यदि एक P व एक N प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ा जाता है, अभी तक हम अलग अलग पढ़ के आए थे इन्हें, अब मैं एक साथ कह रहा हूं कि अगर P और N प्रकार के अर्धचालक को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो बनने वाली डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। बात समझ आई, ठीक है, कि अगर P और N प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ दिया, कैसे जोड़ा, मैंने आपसे साफ साफ कहा कि ये इधर की साइड मेरा P टाइप सेमीकंडक्टर है और इधर की साइड मेरा क्या है, N टाइप सेमीकंडक्टर है, और दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है जहां पर आप इन्हें जोड़ रहे हैं, तो ये आपका इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं,
ठीक है, यहाँ अगर मैं बात भी करता हूँ इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यही हमारा क्या है, जंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या आपका जंक्शन है आपका। ठीक है, जिसे हम संधि कहते हैं, तो जहां पर मिलते हैं उसे तो जंक्शन कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो बात बीच में है, ये आपका क्या बना है, जंक्शन बना है। दिस इज योर जंक्शन। क्लियर है इतना? तो क्या कहा कि पी और एन प्रकार के अर्धचालक को एक क्या किया, अभी जोड़ा गया, तो क्या बनता आपका, पीएन जंक्शन डायोड बनता है। सही है, ठीक। अच्छा, अब यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मैंने आपसे कहा कि पी टाइप में मेजॉरिटी कौन था, होल्स थे। ठीक है, कि पी साइड में मेजॉरिटी होते हैं आपके होल्स। ठीक, और माइनॉरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपके अल्पसंख्यकों की अगर मैं बात करता हूं, माइनॉरिटी की बात करता हूं, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ होते हैं। ये सही है। सेम कहानी को मैंने एन के लिए कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। मतलब जिस हिसाब से डोपिंग होगी, डोपिंग पर डिपेंड करता है कि डोपिंग कितनी की है, भाई जितना मिलाया होगा उतना ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजॉरिटी। इतना सही है, ये पुरानी बातें हैं। और माइनॉरिटी कौन होता था, होल्स होते थे, अल्पसंख्यक होल होते थे। क्लियर है इतना? तो अभी तक हमने क्या कहा, अभी तक अगर मैं सिंपल सी बात को समझूं, सिर्फ इतना देखते हुए चलता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सिर्फ कुछ बातों को मैं लिख लेता हूं, कुछ बेसिक सी बातों को हम लिख लेते हैं। हमने कहा कि पी व एन प्रकार के, पी व एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़कर, पी व एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़कर, पी व एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़कर, यही तो कहा है। ठीक है, जोड़कर बनने वाली डिवाइस। सही कहा, पी व एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़कर बनने वाली डिवाइस। ठीक है, बनने वाली युक्ति कहिए या डिवाइस कहिए, वही आपकी क्या होती है, जंक्शन डायोड कहें उसे या डायोड कहें। तो पी और एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बनेगी, तो यही हमारा क्या होता है, डायोड होता है। इतने तक सही है अभी? ठीक है, कि पी और एन को मिलाया तो जो डिवाइस बनी वो क्या बना आपका, डायोड बना। ठीक, अच्छा, अब यहीं से एक बात को और देखिएगा, अगला क्वेश्चन कि बनता कैसे, तो हमने कह दिया कि पी और एन को मिलाकर बनता है। दूसरी बात आती है आप लोगों की कि पीएन संधि डायोड बनने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होती है, या आपको पूछ सकता है कि कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। तो यहाँ पीछे एक जगह पर हमने कहीं कुछ ऐसे लिखा था, चार्ज इक्वालिटी की बात की थी। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कहा था कि किसी भी अर्धचालक के लिए जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही क्या था आपका, ऋणात्मक आवेश भी था। तो अब थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा चेंज इसी पॉइंट पर अब कर रहा हूं। कैसे देखेगा कि अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि ये तो इंट्रिंसिक को तो छोड़िए, हम एन और पी की बात कर रहे हैं अब डायोड में। तो एन और पी में मैंने ये दोनों इक्वेशन लिखवाई थी। मुझे पता है कि मैंने इसे क्या कहा, डोनर, और इसे क्या कहा था, एक्सेप्टर। तो एक और बात याद को रखिएगा कि अगर मैंने आपसे कहा कि 4 डोनर आयन हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो 4 डोनर आयन कहने का मतलब क्या है कि 4 डोनर आयन कब आए होंगे, जब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे होंगे। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तब होंगे जब मैंने 4 इंप्योरिटी मिलाई थी होगी। नहीं समझे भाई, एक इंप्योरिटी फास्फोरस की मिलाई थी मैंने, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो मैंने क्या कहा था कि 1 डोनर आयन आया। अगर मैं 4 मिला रहा हूं तो इसका मतलब 4 डोनर आयन आए। तो इसका मतलब मुझे यहां से जो बात अब समझनी है कि ये एनडी और एनए की संख्या की बात अगर मैं करता हूं, तो ये हमारी डायरेक्टली कौन सी है, जो हमारी डोपिंग है। नहीं समझे? ठीक है भाई, ये आयन उतना ही तो आएगा जितने आपके पास एक्स्ट्रा वाले या कम वाले होंगे। ठीक है, तो इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों हमारी क्या है, डोपिंग है।
ठीक है, ये दोनों हमारी क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन है भाई, तभी तो इसको डोनर कहा था और इसको क्या कहा था, एक्सेप्टर। तो डोनर आयन कहिए या डोनर डोपिंग कहिए, एक ही बात। एक्सेप्टर डोनर नहीं हो गया, दोनों डोपिंग है। एक्सेप्टर डोनर नहीं हुआ है, दोनों डोपिंग है, डोपिंग लिखा है दोनों को। ये भी डोपिंग है, ये डोपिंग एन टाइप की है, ये डोपिंग पी टाइप की है। दोनों अलग अलग हैं पर दोनों हैं डोपिंग। मैंने 2 बार डोपिंग लिखने की जगह 1 बार डोपिंग लिख दिया, इतना ठीक है। अब डोपिंग कौन करता है, हम करते हैं हम। अब कौन सा, ये वाला, यहाँ ये है ना, जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, अगर मैं बात करता हूँ चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप, ठीक है, एन टाइप की बात की थी तो किससे मिलाकर बनता था आपका भाई, एन टाइप बनता था तो ये बनता था किससे, पेंटावैलेंट से, पंच संयोजी तत्व से। और यही मैंने बात आपको समझाई भी थी कि पेंटावैलेंट हम मिला किसके साथ रहे हैं, सिलिकॉन के साथ, ठीक है। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के होते हैं, ठीक है। और इसे सैचुरेट होने के लिए, संतृप्त अवस्था में आने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल होने चाहिए, 4 इसके खुद के हैं, इसके मतलब 4 और इसे चाहिए, यही बात समझाई थी, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हैं भाई, लास्ट क्लास में हमने यही तो कहा था। हमने मिलाया कितना है, पेंटावैलेंट मतलब हम मिला 5 वाला रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से जो ये 4 थे वो तो आ जाएंगे यहां, ठीक है, पर एक क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा। तो ये एक क्या था, एक्स्ट्रा था, और ये एक आपका कहां जा रहा था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दे रहा था। और इसीलिए हमने कहा था कि एक ये दे रहा है तो इसीलिए इसको डोनर कहा था, ठीक है। और एक डोनर आयन आया था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया था, सही है इतना भाई, एक ही आयन आया तो इसलिए हमने कहा था कि डोनर है और एक आया था, ठीक है। अगर हम संख्या पे बात कर रहे हैं, अगर ऐसे ऐसे मैं 50 मिलाता या ऐसे ऐसे मैंने 25 फॉस्फोरस मिलाए या 25 एटम मिलाए, पेंटावैलेंट वाले मैंने 25 एटम्स मिलाए या 25 फॉस्फोरस को मिलाया, ठीक है। तो जब एक मिलाया था तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया था, 25 मिलाऊंगा तो 25 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, तो 25 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, सही है इतना। तो 25 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, इसका मतलब जब एक मिलाया था तो एनडी का वैल्यू 1 था, अब मैंने 25 मिलाए तो एनडी का वैल्यू कितना हो गया, 25। इसका मतलब एनडी मेरा एज इट इज वही आ रहा है जो मैं मिला रहा हूं, नहीं आ रहा है। तो मैंने इसीलिए एनडी को क्या कहा कि ये एनडी क्या है आपका, डोपिंग है, जितना डोपिंग होगा उतना ही एनडी भी होगा। अब ठीक है इतना। और ऐसे ही अगर मैं पी टाइप के केस में कहता तो मैंने यहां से कहा कि ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप में मिलाते किसको थे, ट्राइवैलेंट को मिलाते थे, त्रिसंयोजी को मिलाते थे, ठीक है। तो ट्राइवैलेंट को जब हम मिलाते थे, ट्राइवैलेंट कहने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास लास्ट ऑर्बिटल में, मिला किसके साथ रहे हैं, सिलिकॉन के साथ। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 और 4। इसको जरूरत कितने की थी, 4 इसे चाहिए थे, ठीक है। इसको चाहिए 4 थे, आपने मिलाए कितने हैं, आपने मिलाए तो 3 है, ठीक है। और ये एक की कमी इसको नहीं थी, ये एक अगर इसके पास और होता तो इसके 4 हो जाते, और 4 और 4 टोटल 8 हो जाते। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, मांगता है, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है आपकी कमी है, और वो इलेक्ट्रॉन ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर से मांगता है कि तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं 4 हो जाऊं और इसके साथ 4 मिलकर इसे सैचुरेट कर दूं, संतृप्त कर दूं। तो अब मैंने यहां से क्या कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, कब, जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वाला एक बोरोन मिलाया था। बात समझ आ रही है, एक बोरोन मिलाया था तो पूरे स्ट्रक्चर में मैंने क्या कहा कि मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी। और ऐसे ऐसे अगर मैं आपसे कहता कि मैंने 13 बोरोन मिलाए, उस हिसाब से मेरे समझ में डायरेक्ट ही आता कि 13 बोरोन मिलाऊंगा, सबके पास एक एक की कमी है, तो इट मींस मेरे पास कितनी कमी है, 13 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब समझे, ठीक है। अब 13 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां एक बोरोन मिलाया था और कमी थी, मांग रहा था,
तो मांगने की वजह से ही ये ले रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, तो हमने इसे एक्सेप्टर कहा था। तो जब एक बोरोन मिलाया था तो मैंने कहा कि एक एक्सेप्ट किया, ठीक है, और 13 बोरोन मिला है तो 13 एक्सेप्ट किया। तो मतलब मेरा ओवरऑल अगर मैं स्टैंडर्ड का हूं, मैं जितना मिला रहा हूं उतना ही मेरा या तो एक्सेप्ट हुआ या तो उतना ही मैंने उसे दिया, उतने ही ज्यादा हुए भाई, या तो उतने की कमी हुई या तो उतने ही ज्यादा हुए। और कमी और ज्यादा को ही मैंने, ज्यादा को मैंने डोनर कहा था और कमी को मैंने एक्सेप्टर कहा था। अब बात क्लियर हुई? तो इसका मतलब अब मैं ये कह सकता हूं यहां से कि एनडी या एनए बराबर होते हैं किसके? डोपिंग के होते हैं भाई। जो मैं मिला रहा था, मिलाने की वजह से जितनी कमी थी वो ये था, वो जितनी ज्यादा थी वो ये था, जितनी कमी थी वो ये था, ठीक। अब देखिएगा बात ऊपर वाली पर, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़िएगा कि जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ये कौन सा सेमीकंडक्टर? एन प्रकार। मेजॉरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैंने मिलाया था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फिर से याद कीजिए कि जब मैंने मिलाया था तो हमारे पास एक्स्ट्रा कौन था? इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा वाले को पहले क्या कर रहा था? दान कर दे रहा था, और दान करते ही क्या आ रहा था? आयन आ रहा था। अभी तक कोई होल बना पूरी कहानी में? कोई होल नहीं बना। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो दान हुआ, आयन आया, होल की कहीं भी कोई बात अभी तक आई नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मेरा आयन ज्यादा था। अरे नहीं कह सकता हूं, होल तो आया ही नहीं है ना अभी तक। अभी तक जो दोनों हैं जो प्रेजेंट हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन है या तो आयन है, होल है ही नहीं, मतलब होल जीरो थे। ये कब? जब एक एक की बात हो रही थी। 10-10 की बात करूंगा तो ये 10-10 होंगे, ये अभी भी जीरो है। 20-20 कहूंगा, ये 20-20 है, ये जीरो है। तो मेरी समझ में एक और बात आई कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं एक्स्ट्रा उतने ही क्या जा रहे हैं आपके? आयन भी जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा कहा था, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कहा था। या आप कह सकते हो कि होल्स जो मेरे हैं वो इसकी अपेक्षा कम है। भाई पहले जब एक की बात की थी तो था ही नहीं होल, तो इसीलिए यहीं से ये रिलेशन क्या बनता है कि हमने क्या कहा कि होल कम थे, इसीलिए होल को माइनॉरिटी कहा था, और कम थे तो हमने इसे छोड़ दिया, और हमारा बनता है कि एन डी जो होता है वो लगभग लगभग होता है किसके? इलेक्ट्रॉन्स के। और सेम कहानी में यहां भी लिखता हूं कि मैंने क्या कहा कि एन ए जो होता है वो लगभग लगभग होता है किसके? होल्स के, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से देखें, कोशिश करें समझने की, ठीक है, कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। क्यों वाली बात आपको जंक्शन डायोड में पता चलेगी, क्या वाली बात आप यहीं समझ लें। मैंने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था ऊपर वाली कहानी में, तो एक एक्स्ट्रा था, उसने सबसे पहले वही एक इलेक्ट्रॉन दिया था, और उसके देते ही मेरा आयन आया था, होल कहीं नहीं आया। तो होल कहीं नहीं आया इसका मतलब होल कम होता है, होल कम होता है, तो इसीलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने इसे छोड़ दिया कि हमारी गिनती में कहीं है ही नहीं। और मैंने क्या कहा कि एन डी लगभग बराबर होता है एन के। सेम बात मैंने पी के लिए भी कही है कि पी के केस में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, कमी को ही मैं क्या कहता हूं? होल कहता हूं, ठीक है। और कमी को ही सबसे पहले मैं पूरा कर रहा था, काम आगे तभी बढ़ना है जब वो कमी पूरी हो रही थी, जब वो मांग ले रहा था, तो इसका मतलब एक्सेप्टर आ गया। अभी तक फ्री इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं हुई, कमी की बात हुई, वो कमी पूरी हुई, ये नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया और सिंपल लिख दिया Na=P, ठीक है इतना? अरे सही है इतना? ठीक है, हाँ 9 AM पर सर की क्लास है अभी इसके बाद, ठीक है, सही है इतना? अरे समझ गए इतना? अब देखें, अब इस बात को जंक्शन डायोड में लेकर चल रहा हूं, कैसे ये देखेगा, ठीक है। अब इस बात को जंक्शन डायोड में कैसे लेकर चल रहा हूं देखेगा। मैंने अभी क्या कहा आपसे कि पी टाइप के केस में जितने मेरे होल्स थे, यही तो लिखा था, लगभग उतने ही क्या थे? एक्सेप्टर भी थे। और यही बात मैंने एन में भी कही कि जितने मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे लगभग उतने ही मेरे क्या थे? डोनर भी थे, ठीक है। जिस बात को अभी आप हल्के में ले रहे हैं, या आप लोगों को बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताकर जाएगी, ठीक है, जिसे आप डिप्लीशन लेयर कहते हैं, अवक्ष परत जिसे कहते हैं, सुना भी होगा, क्वेश्चन आता भी है, ठीक है।
तो अब देखिएगा वो क्यों बनती है और कैसे बनती है, वो बात आपको क्लियर हो जाएगी अभी। अब यहां से देखिएगा, अगर मैं कहता भी हूं, मैंने क्या कहा, उतने ही एक्सेप्टर, तो मैंने यहां बना दिया एक्सेप्टर। सही बना रहा हूं मैं? अरे सही तो बना रहा हूं, ठीक है। इतने ही मैंने क्या बना दिए, नेगेटिव आयन बना दिए, जितने मेरे होल्स थे। सही है। और यहां जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने मैंने क्या बना दिए, धन आयन बना दिए, डोनर बना दिए। सही है, ठीक है इतना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो अब देखिए, अब यहां से अब इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। हमने सबसे पहले कहा कि ये तो पूरा स्ट्रक्चर आपका पहले का पढ़ा हुआ हमारा, कि एन और पी को मिलाया था। ये तो कहा हमने कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया था, आपस में जोड़ा था, तो तब आपका क्या बना था, जंक्शन डायोड बना था। सही है। और जंक्शन डायोड में हमने क्या कहा कि पी में मेजोरिटी होल होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। एन में आपके मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन होता है और उतने ही क्या होते हैं, धनायन होते हैं। तो अब मैंने क्या कहा कि जैसे ही डायोड बनता है, हमें पता है कि विपरीत आवेश क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, और समान आवेश हमेशा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो इसका मतलब होल खींचेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा एन से आपके, ये पी से आपके होल को। ठीक है, या आप इसी बात को दूसरे तरीके से जो कहते हैं, वो कैसे कहते हैं कि एन में आप देख रहे हैं कि ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और पी में ज्यादा कौन है, होल्स है। तो एन के ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं कहां, कम वाली जगह पर। ठीक है, और पी के ज्यादा वाले होल जाने लगते हैं कम वाली जगह पर। सही है इतना। तो बहुसंख्यकों का कम संख्या की तरफ जाना, एक टर्म सुनी होगी डिफ्यूजन, सुना है, प्रसार जिसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहा, डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। हमने क्या कहा कि यहां आपका बहुसंख्यक आवेश वाहक अपनी कम संख्या की तरफ जा रहा है, और अपने आप से जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, ना ही कोई पावर दी, ना ही कोई एनर्जी दी, ना ही कोई सप्लाई दी, अपने आप से चार्ज कैरियर का मूवमेंट क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है ये देखिएगा, आवेश वाहकों का, आवेश वाहकों का, आवेश वाहकों का अपने आप से, अपने आप से, ठीक है, अपने आप से कैसा, ज्यादा संख्या से, अपने आप से ज्यादा संख्या से कम संख्या की तरफ, ज्यादा संख्या से कम संख्या की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी फोर्स नहीं देना पड़ा हमें, डिफ्यूजन कहलाता है या प्रसार कहलाता है। बात समझ आई? 11 को पावर सिस्टम का शॉर्ट नोट्स देंगे। आज कितनी तारीख है, 16। ठीक है, छोड़ो नहीं बोलता हूं, रहने देता हूं, अपना ही मुंह खराब होना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड बना, आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सबसे पहले होने वाली प्रक्रिया, ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस जो आपकी हुई, सबसे पहले प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है, डिफ्यूजन की होती है, प्रसार की होती है। ठीक है, और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, आवेश वाहकों के अपने आप मूव करना, अपने आप जाना, कहां से, ज्यादा संख्या से किस तरफ, आपकी कम संख्या की तरफ, तो वही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। सही है,
जो प्लस माइनस लिखे हैं वो P, ये यहां से अगर मैं कहूं, यहां जो गोला बना है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? होल्स को। ठीक है, जो डॉट है वो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये प्रदर्शित कर रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, और यही अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव ऐसे, तो ये आपका एक्सेप्टर आयन है। भाई नेगेटिव क्या था? एक्सेप्टर था। ठीक है, और अगर पॉजिटिव लिख रहा हूं और गोला कर रहा हूं तो ये आपका डोनर आयन है। ठीक है, ये आपका डोनर आयन है। ठीक, क्लियर है इतना? ये बात सर से कहना कि सर ब्रेकफास्ट का टाइम दे दो, आप भी करके आओ, हम भी करके आते हैं। इतना हो चुका है। बाकी अगली क्लास में। है ना, हट रहा मैं। तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे मेरे पीछे कोई लड़की खड़ी है। मैं हटूंगा तभी तुम देख पाओगे। हो गया? जोर से लगी? जाओ जाओ जाओ, पता चले यही हो गया मामला। आपके लिए भी आफत, हमारे लिए भी आफत। इसे फटाफट से नोट कर लें, इससे आगे की चीजों को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको रिवाइज भी अगली क्लास में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवाइज करेंगे तो 10 मिनट उसमें भी चले जाएगा। ठीक है, इसको पूरा रिवाइज अगली क्लास में ही करवा देंगे। है आज ना, आज ना होगी, शाम को ना, कल 7 बजे ना होगी, कल अपने टाइम पे होगी फिर से। ना ना, 4 बजे होती है। लिख लिया? चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आज के लिए थैंक यू।